हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बात करेंगे सेल की। सेल, व्हाट इज सेल, टाइप्स ऑफ सेल, एंड आपके यहाँ पर बात होगी सेल ऑर्गेनल्स की, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या करते हैं हमारी बॉडी में, उनका क्या क्या रोल होता है। सभी इंपॉर्टेंट बातें आज आप इस वीडियो में जानेंगे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, लास्ट तक आपको देखना है। जितने मेरे साइंस और होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को बहुत हेल्प करेंगे ये मेरे नोट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपका टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। वो आपकी क्या है? सेल है, कोशिका है। क्या है कोशिका? जीवन की इकाई है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी जो लाइफ है जिसमें जीवन है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? एक सेल से होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पर देखिए। अरस्तु, एरिस्टोटल, जिन्होंने सर्वप्रथम समस्त जीवों को दो समूहों में बांटा था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन से टू ग्रुप्स में बांटा जन जो है आपके समस्त जीवों को? अनाइमा और इनाइमा। अनाइमा एंड इनाइमा। अब अनाइमा में क्या था? अनाइमा में इन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनमें लाल वर्णक नहीं पाए जाते, मीन्स रेड कलर का पिगमेंट नहीं पाया जाता। जैसे प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, और जो जड़ से पानी सोखते हैं, मतलब अपने पैरों से पानी सोखते हैं, तो वो अनाइमा में आ गए। इनाइमा के अंतर्गत इन्होंने बताया वे जीव आते हैं जिनमें लाल वर्णक मतलब रेड पिगमेंट उपस्थित होते हैं, वे इनाइमा कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो गए आपके सभी जीव जंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर्वप्रथम आपके कैरोलस लीनियस ने सब समस्त जीवों को दो जगत में वर्गीकृत किया, मतलब दो किंगडम में डिवाइड किया, इसलिए इन्हें द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है या आधुनिक युग का जनक और फादर ऑफ टेक्सोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस को इन्होंने किन दो जगत में, किन दो किंगडम में डिवाइड करा? एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में। अब आपने साइंस पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है, तो ये दोनों किंगडम्स के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, इन दो जगत में डिवाइड कर दिया कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले। नेक्स्ट क्या बात है? सेल। अब बात आ जाती है यहाँ पर सेल की। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम डिफाइन करें सेल को तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है आपके शरीर की संरचनात्मक और आपके प्रक्रियात्मक इकाई है। फंक्शनल मतलब जिससे बॉडी के सारे फंक्शंस आपके कंप्लीट होते हैं, तो वो यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। ये अर्ध पारगम्य कला से घिरी होती है तथा इसमें स्वजनन की क्षमता होती है, रिप्रोड्यूस होने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। सेल की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। तो सेल की सबसे पहले खोज आपकी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में किया। इन्होंने कोशिका कार्क, एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, उससे पता लगाया था कि कोई सेल जैसी चीज भी है। ठीक है, द वर्ड cell is derived from the Latin word cellula which means a little room. Important and notice करने वाली बात आपसे पूछा जा सकता है, जो cell word है वो कहाँ से derive किया गया है? तो from the Latin word cellula which means a little room. In 1674 Anton von Leeuwenhoek, A.V. ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं इन्हें, इन्होंने सबसे पहले, जो कि डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे, उन्नत सूक्ष्मदर्शी या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, मतलब एक माइक्रोस्कोप से इन्होंने जो तालाब था उसके जल में स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, और सेल से रिलेटेड, सेल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे। यहाँ पर बीच बीच में फिर भी मैंने क्वेश्चंस को डाला है जिससे आपको रिवीजन होता चले, और जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो हु कॉइन्ड द टर्म सेल, किन्होंने दिया है सेल टर्म या सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देख लीजिए। नेम द बुक इन विच रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज वर्क। उन्होंने कौन सी बुक में अपना जो कार्य है वो पब्लिश किया था, सबके सामने लाए थे? तो माइक्रोग्राफिया, 1665 में ये पब्लिश हुई थी बुक। इसमें रॉबर्ट हुक का जितना भी काम है सेल के ऊपर वो सब उन्होंने इस पे पब्लिश किया था। ठीक है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट स्टडीड लिविंग सेल, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की, जीवित कोशिका को देखा, तो A.V. ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
सेल की स्टडी को आपके सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट बात सेल के अंग, सेल ऑर्गेनल्स की। तो जिसमें सबसे पहले आप क्या जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्त। वो क्या होती है, ये सेल की सबसे भारी परत होती है। मान लीजिए ये सेल है तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपके सेल वॉल होती है, लेकिन ये केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट्स में ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर है। जो सेल वॉल होती है वो केवल आपके प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। आपके 2 टाइप्स के आप सेल पढ़ते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसे। ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, परंतु जंतु में ये सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल है एक घर है, समझ लीजिए ईंटों का बना हुआ, जिसमें आपके सारे रूम्स बने हुए हैं। आपका किचन बना हुआ है, बेडरूम बना हुआ है, आपका ड्राइंग रूम बना हुआ है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। सेल को हम क्या कहते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक आप रखते चले जाते हैं तो एक शरीर का निर्माण, एक ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक है। इसी तरीके से आप ईंट पे ईंट रखते हैं तो एक घर का निर्माण होता है। फिर घर के अंदर आप रूम बनाते हैं, दुनिया भर का सामान रखते हैं। तो सेम सेल को उसी तरीके से समझिए। तो अगर ये आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होगी, ये जो है ऐसे करके आपके घर की एक बाउंड्री नहीं होगी, आपके मकान की दीवारें नहीं होंगी, तो आपके अंदर के रूम्स का फायदा क्या है। तो वो चीज है आपके सेल मेम्ब्रेन, दोनों में होती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्शन लेयर है वो प्लांट्स में और होती है, उसे सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे नोट्स, जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्त होती है, जो आपके सेल मेम्ब्रेन होती है, वही सेल वॉल का काम करती है एनिमल सेल में। ठीक है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी जो खोज है वो जी.ई. पुरकिंजे ने की है। इसमें आपके प्रोटोप्लाज्म समझ लीजिए जैसे आपके बॉडी का ब्लड है, ऐसे सेल का ये एक लिक्विड होता है। अगर ये नहीं होगा सेल के अंदर तो सेल मर जाएगी। ठीक है। अगर आपकी ह्यूमन बॉडी में से ब्लड निकाल लिया जाए तो क्या होगा, ह्यूमन बॉडी का कुछ भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये जीव द्रव्य होता है, इसलिए इसका नाम है जीव द्रव्य। जीव का मतलब लिविंग। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके 19% पाए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके 81% पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं आपके प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इसमें भी प्रोटीन 15% पाया जाता है, फैट 3% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट केवल 1% पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपके कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, ये 81% पाए जाते हैं, जिसमें आपके H2O मींस वाटर 80% होता है और NaCl सोडियम आपके केवल 1% होता है। क्लियर हो गया। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कोशिका का आपके बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए पार्ट, एक तरीके से ब्लड कोशिका का एक लिक्विड होता है। अगर ये कोशिका में नहीं होगा तो कोशिका मर जाएगी। इसमें 2 तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और अकार्बनिक कौन से होते हैं, वाटर एंड NaCl। नाउ द नेक्स्ट क्या है, ये गाढ़ा गोंद जैसा चिपचिपा जीव पदार्थ होता है। कोशिका से यदि जीव द्रव्य आपके निकाल दिया जाए तो सेल मर जाएगी। जे.ई. पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की है। ये भी आप याद रखें, ध्यान रखें, क्योंकि पूछा जाता है कि खोज किसने की है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। समझ में आ गई बात आपके। नेक्स्ट क्या है, ये 19:81 के अनुपात में, जो इसका रेशियो है वो 19:81 है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर समझा दिया है। 19% क्या है आपके कार्बनिक पदार्थ है, 81% अकार्बनिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसका मेन वर्क होता है सेल की फिजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करना। जो प्रोटोप्लाज्म है उसका मेन वर्क क्या है, आपके जीव द्रव्य का सेल की फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प करना। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक मैटर H2O है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। और प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म होता है जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसे केंद्र का द्रव्य बोलते हैं। अब आपके
जो मेन मेन पार्ट्स में अगर हम सेल की बात कर लेते हैं तो सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अलावा आपके प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके दोनों में ही पाया जाता है। इसके बारे में आपको अलग से पढ़ाऊंगी क्योंकि न्यूक्लियस एक अपने में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसके बारे में हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जो लिक्विड पाया जाता है, उसे आपके न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये आपके कोशिका द्रव्य है जिसे आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव्य का मतलब प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट है। सेल क्या है? सेल है, सेल के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में भी क्या है आपके? साइटोप्लाज्म है। तो जीव द्रव्य का वह भाग है जिसमें सेल के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, वो सब जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे आपके साइटोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक में मतलब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपके लाइजोसोम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे। इसकी खोज आपके डी दुबे ने की थी। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें 24 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। ये कोशिका के भोजन पाचन में सहायता करता है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब कोशिका में जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो किस में हो रहा है? लाइजोसोम्स में हो रहा है। लाइजोसोम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप बिल्कुल याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। मुझे याद है लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन भी शायद आया है पीजीटी के एग्जाम में। Lysosomes serve as intracellular digestive system, hence they are called digestive bags। अगर आपसे पूछा जाए सेल में डाइजेस्टिव बैग्स कौन है तो वो लाइजोसोम्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड या आर ऑल्सो नोन एज डेमोलिशन स्क्वाड्स, स्कैवेंजर्स और सेलुलर हाउस कीपर्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ठीक है, ये सेल की साफ सफाई करते रहते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम अ काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल क्या है, तो वो लाइसोसोम्स है। एंड द लास्ट वन इज लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुसाइड बैग ऑफ द सेल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत जानी पहचानी आपकी सुनी टर्म है। इसके अलावा इन 4 टर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये नॉलेज रही आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो सुसाइड बैग्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आ जाते हैं राइबोसोम्स। और भी ज्यादा मतलब ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, इसकी खोज से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1943 में क्लाउड ने की थी सबसे पहले, फिर 1953 में इसको रॉबिन्सन ब्राउन ने इसकी खोज की थी, लास्ट बिल्कुल 1955 में जॉर्ज एमएल पैलेट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन या सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका कार्य होता है, तो वो राइबोसोम्स का होता है सेल के अंदर। राइबोसोम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिंथेसाइजेस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और 80S आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। क्वेश्चन मुझे याद है शायद ये भी आया है लास्ट ईयर, मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया था, या तो लाइसोसोम से आया था या राइबोसोम से आया था, आप चेक जरूर कीजिएगा। तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन आपके किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपके ऑल्टमैन ने की थी। इसका नामकरण सी वेंडा ने किया था। ठीक है, इसके अंदर मैट्रिक्स नामक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें एक अंगुली संरचना होती है जैसे क्रिस्टी प्रेजेंट होता है। क्रिस्टी का मुख्य कार्य सेल श्वसन में सहायता करना होता है। सेल को सांस जो आती है वो इसकी वजह से आती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है सेल के अंदर? कोशिकीय जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण करके संचित ऊर्जा को, जो एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसको एटीपी में ट्रांसफर करना होता है, बदलना होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई? जो एनर्जी है उसको एटीपी की फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। नेक्स्ट है आपके पार्ट गोल्जी अपैरेटस, या इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसकी खोज आपके कैमिलियो गोल्जी ने की थी। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं।
प्लांट जंतु कोशिका में, एनिमल कोशिका में इसका मुख्य कार्य होता है वसा का संश्लेषण करना। अब बात आ गई सिंथेसाइजिंग ऑफ फैट या वसा का संश्लेषण करना, ठीक है। तो वसा का कौन करता है आपके गोल्जी अपैरेटस करता है। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स को सेल मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर करना, ये भी इसका कार्य होता है। प्लांट्स में इसका मेन वर्क होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो आपके सेल आपके डिप्लॉयड होती है, मल्टीप्लाई होती हैं, सेल डिवीजन उसका मेन वर्क होता है आपके गोल्जी अपैरेटस का प्लांट्स में। नेक्स्ट है आपके सेंट्रोजोम, इज फाउंड ओनली इन द एनिमल सेल। ये सेंट्रोजोम जो है ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये भी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है आपके गोल्जी अपैरेटस। एनिमल सेल में सेल डिवीजन में हेल्प कौन कर रहा है, सेंट्रोजोम्स। नेक्स्ट है आपके मीजोजोम्स, ये एटीपी के निर्माण में प्लांट सेल में हेल्प करता है। और इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। तो वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड और सॉलिड फिल्ड और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस होता है सेल के अंदर, एक इस तरीके का स्पेस होता है। दे आर अ काइंड ऑफ स्टोरेज सैक, ये एक तरीके के स्टोरेज, एक तरीके के भंडारण होते हैं, ठीक है। इन एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल में वैक्यूल है इफ प्रेजेंट, मेनली ये प्लांट सेल में ही होते हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में भी, तो इन एनिमल सेल द वैक्यूल इफ प्रेजेंट आर स्मॉल एंड टेम्पररी। अगर एनिमल सेल में वैक्यूल पाया जाता है तो बहुत ही छोटा और टेम्पररी होता है, लेकिन मेनली जो ये पाया जाता है वैक्यूल आपके, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। बट किसी कंडीशन में अगर किसी एनिमल सेल में ये मिलता है तो बहुत छोटा और टेम्परेरी होता है, खत्म हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है। तो आपके बात आ जाती है यहाँ पर प्लांट सेल में, तो इन वैक्यूल्स जो है आपके ये लार्ज और परमानेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में। और इन मैच्योर प्लांट सेल द वैक्यूल ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट द एंटायर, दैट इज 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में ये प्लांट सेल का 90% पूरा भाग जो है वो वैक्यूल ही होता है। क्लियर हो गया। तो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज लास्ट है आपके प्लास्टिड, नहीं लास्ट नहीं है, अभी और भी हैं। तो प्लास्टिड्स जो है आपके प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट सेल, ये भी आपके प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट्स में ही पाया जाता है। अब ये होते क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। इन्हें लवक बोलते हैं, ये प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको ग्रेनम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का, इसको ग्रेनम बोलते हैं। ये रंगीन वर्णक होते हैं, मतलब कलर पिगमेंट्स होते हैं। जैसे ग्रीन कलर क्यों होता है प्लांट्स का, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये रंगीन वर्णक होता है तथा ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। इससे आपके हरे रंग को छोड़ के सभी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे फूल, फल, बीज जो आपके अलग अलग डिफरेंट कलर्स के होते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरफुल पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी रंग नहीं होता है, ये पौधों के रंगहीन भागों के लिए जिम्मेदार होते हैं, मतलब सफेद भागों के लिए। तो सफेद भाग कौन सा होता है प्लांट का, जड़ होती है, ठीक है। जैसे स्टार्च हो गया या ऑयल है या प्रोटीन है, जिसमें आपके पदार्थ संचित होते हैं, उसमें पाया जाता है, ठीक है। सफेद भाग में कोई कलर नहीं होता। और आपके क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल की वजह से तो आपके पत्तियों का रंग हरा होता है, ये हरे रंग का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। ये पौधों की पत्तियां और तने के हरे भाग में पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। समझ में आ गया, ये 3 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका, ये 2 प्रकार की होती है, स्मूथ एंड रफ ईआर। स्मूथ ईआर, रफ ईआर। स्मूथ क्या करती हैं, इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते और ये लिपिड्स के निर्माण में सहायता करती है। लिपिड्स मींस फैट्स। और रफ ईआर, इसमें राइबोसोम पाया जाता है और ये प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। जहां पे राइबोसोम्स होगा वो ऑब्वियसली कौन सा हेल्प करेगा, आपके फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स, आपके लेवल तक के लिए इतना बहुत है। आपका जो एग्जाम होने वाला है पीजीटी डीएसएसबी का, उसमें यहीं से आपके फंस जाएगा और आपका एग्जाम में यहाँ से मुझे लगता है पूरे क्वेश्चंस फंस जाने चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में सेल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम, अपना ध्यान रखिए
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।